हेलो डियर फ्रेंड। आज का ये सेशन बहुत ही खास है क्योंकि ये हमारे बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब देगा। ऑसिलेटरी मोशन इन स्प्रिंग इन वर्टिकल प्लेन। भाई देखो, हॉरिजॉन्टल प्लेन की तो अपन लोग खूब बात करते हैं, बट वर्टिकल प्लेन को लेकर मन में बहुत सारे अनसुलझे सवाल होते हैं। वो सवाल क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जब जब हम लोग इस हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं तो ठीक है, ये हमारे दिमाग में बिल्कुल फीड बैठता है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के इसका टाइम पीरियड होता है, जहाँ पे केस स्प्रिंग कांस्टेंट है जो उसकी स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है, जो ये बताता है कि के जितना ज़्यादा होगा, मतलब स्प्रिंग जितनी ज़्यादा हार्ड होगी, जितना ज़्यादा स्टिफ होगी, उसका टाइम ऑफ ऑसिलेशन उतना ही कम होगा। मतलब वो उतने ही कम टाइम के अंदर ऑसिलेट करेगा। मतलब कम टाइम पीरियड का मतलब फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा होना। ओके, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जब मोशन होता है इस स्प्रिंग का, तो जब ये ब्लॉक आगे की तरफ जाता है और ये अगर मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता है। फिर जब मैं इसको एक्स डिस्टेंस पे लेके गया तो मैं देखता हूँ कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पर लेके जाता हूँ, ये जो ब्लॉक है मीन पोजीशन की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसे हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जिसकी वैल्यू एफ इज इक्वल टू के एक्स होती है। ओके डन, ये बात समझ में आती है कि ये रीस्टोरिंग फोर्स है और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है कि यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है जो अपन को यहाँ से मिल जाता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो टाइम पीरियड आ जाता है। और इस डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, ये के एक्स स्प्रिंग फोर्स। लेकिन जब वर्टिकल प्लेन के अंदर मोशन करती है कोई स्प्रिंग, तो इस पे जब मैं इसको नीचे की तरफ लेकर जाता हूँ, एक्स डिस्प्लेस करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि नीचे की तरफ इसमें एम जी लग रहा होता है और ऊपर की तरफ इस पे के एक्स लग रहा होता है। सो यार, यहाँ पे दो दो फोर्सेज हैं, एम जी और के एक्स, और मुझे हमेशा एम जी को लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ के एक्स को कंसिडर करता हूँ, जबकि यहाँ पर एम जी और के एक्स ये दोनों फोर्सेस हैं। स्प्रिंग फोर्स भी है और ग्रेविटेशन फोर्स भी है। तो जब यार यहाँ पे दोनों फोर्सेस हैं और यहाँ पे अकेला फोर्स है, तो जो इनकी टाइम पीरियड की इक्वेशंस हैं वो सेम क्यों है? जो इनकी मोशन की इक्वेशन होगी वो भी सेम क्यों है? ओके, ये डिफरेंस तो होना ही चाहिए ना। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंस क्यों नहीं होता, क्यों सब कुछ एक जैसा है दोनों में, इस एम जी के यहाँ पे एक्स्ट्रा रोल प्ले करने के बावजूद भी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं अगले कुछ मिनट। ओके, बिल्कुल जुड़े रहिएगा आप मेरे साथ में। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपनी बात वर्टिकल प्लेन के अंदर स्प्रिंग के मोशन को लेकर। तो देखिए, मैंने क्या किया, कुछ ऐसा बनाया, एक मैंने स्प्रिंग बनाई। दिस इज अ स्प्रिंग। ओके, और ये स्प्रिंग अपनी अभी नेचुरल लेंथ में है और लेटिज्म इसकी नेचुरल लेंथ एल नॉट है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। जितना के ज्यादा होगा यार, इसको खिसकाना उतना ही कठिन होगा क्योंकि उतनी ज्यादा हार्ड हो जाएगी। अब मैंने क्या किया कि इस स्प्रिंग पर यहां पर एक मास लगा दिया। ये मैंने मास लगा दिया। इस मास की जो वैल्यू थी वो एम थी, और जैसे ही मैंने मास लगाया, इस स्प्रिंग की जिंदगी में उछल पुछल मच गई। ओके, क्योंकि अब इस पे एक फोर्स लगने लग गया, एम जी। ये एम जी फोर्स इसको नीचे की तरफ ले जाना चाहेगा, और ले जाना चाहेगा क्या, इसने नीचे ले जाना स्टार्ट करना कर दिया। ये एम जी इसको नीचे की तरफ लेकर आ रहा है यहां पर। अभी जो मैं स्टार्टिंग में था ना, स्टार्टिंग में जो अपना ऑब्जेक्ट था यहाँ पे जो मैंने लगाया था वो रेस्ट में था। अभी रेस्ट में थे हम। ओके, और लेट्स जो मैं जो भी मोशन स्टडी कर रहा हूँ वो सारा वाई एक्सिस में कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्टिंग मान लेता हूँ वाई एक्सिस की, और आपको कह देता हूँ कि इस पॉइंट पर जो वाई है उसकी वैल्यू 0 है। ओके, अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, और यहाँ पे जब मैं नीचे की तरफ आया तो मैंने देखा कि एम जी इस पे नीचे की तरफ लग रहा है, और जैसे ही अपनी इनिशियल लेंथ से एक्सटेंड हुआ तो मीन पोजीशन की तरफ इस पे एक फोर्स लगने लगा, और उस फोर्स की वैल्यू थी के इंटू एक्स। जो भी एक्स का मतलब जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि मैं वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे वाई लिख देता हूँ। ओके, अच्छा, ये इनिशियली जब मैं रेस्ट पे था शुरुआत में, और जब इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ एम जी, तब इस पे कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रहा था, कोई स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं था। ये टी इज इक्वल टू 0 की बात है। ये टी इज इक्वल टू 0 की बात है। मैं यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये तो तय हुआ कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है? मैं सबसे पहले चेक करना चाहता हूँ क्या ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन वो होती है जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन यहाँ पे तो नेट फोर्स 0 नहीं है, इस पे तो एक फोर्स लग रहा है एम जी। इट मीन्स दिस इज
रेस्ट पोजिशन, दिस इज इनिशियल पोजिशन, बट दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम पोजिशन। इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है। तो सबसे पहले तो मुझे निकालना होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ है। लेटिज्म जैसे जैसे स्प्रिंग नीचे गई यहाँ पर और mg नीचे की तरफ लग रहा था और ये फोर्स बढ़ रहा था, और यहाँ पर आते आते दोनों फोर्सेस आपस में एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर हो गए, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट था वो मान लीजिए y नॉट था, एंड y नॉट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ओके, मैंने मान लिया कि यहाँ पे दोनों फोर्सेस बराबर हो गए और यही इक्विलिब्रियम है। सो दिस पोजीशन इज इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम। अगर ये पोजीशन इक्विलिब्रियम है यारो, तो एट दिस पोजीशन एट इक्विलिब्रियम मैं लिख सकता हूं कि जो के वाई नॉट है इसकी वैल्यू mg के बराबर है। इतना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है कि इस के वाई नॉट ने स्प्रिंग फोर्स बढ़ते बढ़ते इतना हो चुका है कि वो mg को बैलेंस करने लग गया है। के वाई नॉट इज इक्वल टू mg हो गया। लेट्स मैं इस इक्वेशन को नाम भी दे देता हूं 1, और यहां से मेरे पास में वाई नॉट की वैल्यू आ गई mg अपॉन k। दिस इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, this is equilibrium distance from initial position, from initial position। ओके, एक एक चीज बिल्कुल धीमे धीमे होले होले पढ़ रहे हैं। एक बात बताओ, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा तो क्या ये रुक गया है? क्या ये रुक गया है? बिल्कुल नहीं। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ यहां पर आया तो इसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज किया। लेटिज्म मैं इसको रेफरेंस लाइन मान लेता हूँ। तो इसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज किया। जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो जैसे जैसे ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा था, इस ब्लॉक की जो स्पीड है वो बढ़ रही थी। स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी जीरो थी, उसके बाद में वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसकी वो मैक्सिमम है। ओके, इतनी तेज स्पीड है कि ये रुक नहीं पाएगा और आगे जाने लग जाएगा और नीचे। जब ये और नीचे जाएगा यारों, तो देखो क्या होगा। ये और नीचे गया। जब ये और नीचे जा रहा है यहाँ पर, तो मैंने इसकी कोई एक पोजीशन मान ली यहाँ पर कि ये नीचे यहाँ पे वाई डिस्टेंस पर आ गया। ओके, कि वाई डिस्टेंस पर आ चुका है। जब ये वाई डिस्टेंस पर यहाँ पर पहुंचा है तो देखो mg तो इधर लग रहा है, और अब एक्सटेंशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो भी बहुत तगड़ा वाला है, के वाई। ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, और अगर मैं देखना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक तरफ फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो मतलब इस पे अनबैलेंसिंग है फोर्स की। और जब फोर्स की अनबैलेंसिंग होती है तो मुझे न्यूटन सेकंड लॉ लगाना चाहिए, और न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहिए। फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है टोटल फोर्स जो होता है किसी बॉडी पे वो बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमारे लिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आएगा, और साइन कन्वेंशन का रोल जब आएगा तो मेरे को साइन कन्वेंशन के लिए कुछ रूल मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सारा मोशन वाई डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं यार, यहाँ से जो भी नीचे की तरफ वाले जो डायरेक्शंस होंगे, क्योंकि मोशन अपना नीचे की तरफ ही हो रहा है, तो मैं नीचे वाले जो डायरेक्शंस हैं उन्हें पॉजिटिव मान लूंगा। तो हर वो चीज़ जो ऊपर से नीचे की तरफ होगी वो पॉजिटिव होगी, और हर वो चीज़ जो नीचे से ऊपर की तरफ होगी वो नेगेटिव होगी। तो जब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो mg डाउनवर्ड है तो mg को मैं पॉजिटिव ले लूंगा, ky ऊपर की तरफ है तो उसको मैं नेगेटिव ले लूंगा। जब मैं टोटल फोर्स की बात करूंगा यहाँ पर, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि जो टोटल फोर्स है वो कितना लग रहा है, mg नीचे की तरफ तो प्लस में हो गया, ky ऊपर की तरफ तो माइनस में हो गया। ये बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा, जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? ये बात तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो dv अपॉन dt होता है, dv अपॉन dt। तो इसको कुछ ऐसे लिख देता हूं मैं कि m तो m है, एक्सेलरेशन को लिख दिया मैंने dv अपॉन dt, और मैं जानता हूं कि जो v होता है वो dy बाई dx होगा, dy बाई dt होगा। dy बाई dt, dy का मतलब ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में, dt मतलब टाइम, तो उसको से मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका m d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू mg माइनस ky। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब जब ये इक्वेशन मेरे पास में आ जाती है, अब मुझे क्या करना है कि इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है।
ये जो y मैंने माना है, ये जो y मैंने भी जस्ट माना था, यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो डिस्प्लेसमेंट है, और ये मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ मेरी सारी सिचुएशन को हमारे हॉरिजॉन्टल के साथ में। हॉरिजॉन्टल में जो भी डिस्टेंसेस होते थे हम लोग कहाँ से निकालते थे? इक्विलिब्रियम पोजीशन से। और अभी जो डिस्टेंसेस अपन लोग निकाल रहे हैं वो कहाँ से निकाल रहे हैं? इस इनिशियल पोजीशन से। तो मैं अपनी सारी इस मैकेनिज्म को इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिफाइन करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं सारे डिस्टेंसेस यहाँ से मेजर करना चाहता हूँ। अगर मैं सारे डिस्टेंसेस यहाँ से मेजर करना चाहता हूँ, मतलब यहाँ से y नॉट नीचे से, तो मैंने एक काम किया कि ये वाली जो डिस्टेंस है इक्विलिब्रियम से नीचे जो मैं आया हूँ, इस डिस्टेंस को मैं y डैश बोल देता हूँ। इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया? y डैश। दिस इज y डैश। ओके। और ये जो यहाँ से यहाँ तक था ये क्या था? y नॉट। इसका मतलब मैं y नॉट में y डैश ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? y। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस y डैश। दिस y इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस y डैश। ओके। ओके, इस y को मेरे को रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करके मैं इसको y नॉट प्लस y डैश लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका एम जी माइनस के, वाई को लिख दिया मैंने y नॉट प्लस y डैश। ठीक है जी। एम जी माइनस के वाई नॉट, इसको सॉल्व किया, माइनस के वाई डैश। यहाँ पर है m d2/dt स्क्वायर, और y की जगह जैसा कि मैंने आपको बताया y नॉट प्लस y डैश लिखा जा सकता है, क्योंकि अब मैं सारी मेरी मैकेनिक्स को इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा हूँ। ये y नॉट, ओके, ये जो y नॉट था तो ये y नॉट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक इक्वेशन नंबर 1 बताई थी, और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी अपने? के वाई नॉट इज इक्वल्स टू एम जी। के वाई नॉट इज इक्वल्स टू एम जी के था, और मतलब एम जी इज इक्वल्स टू के वाई नॉट, तो दोनों आपस में बराबर हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो मैं इनको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ये कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा माइनस के वाई डैश। ये एम d2/dt स्क्वायर, वाई नॉट इज अ कांस्टेंट, जब मैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0 आएगा, प्लस वाई डैश, और मेरी इक्वेशन बन गई एम d2/dt स्क्वायर ऑफ वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस के वाई डैश। ओ यार, ये तो मजेदार इक्वेशन आ गई, ये तो मजेदार इक्वेशन आ गई, क्योंकि सेम यही इक्वेशन हमारी कब बना करती थी? सेम यही इक्वेशन बनती थी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जब अपन लोग एसएचएम को डिस्कशन करते हैं। जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर अपना एसएचएम होता है, तब हम लोग कुछ इस तरह से इक्वेशन बनाते हैं कि इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो केवल एक ही फोर्स है, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। माइनस ये बताता है कि हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है फोर्स। एफ इज इक्वल्स टू लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और एक्सेलरेशन को लिखते हैं d2x/dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो d2x/dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। यहाँ पे जो x होता था वो मीन पोजीशन से डिस्टेंस होता था, कितना डिस्टेंस है, और हम लोग एक्सेलरेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो देखो आज बिल्कुल ये सेम इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में निकल कर आई है। यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ कि इस मास को उठाकर नीचे की तरफ रख देता हूँ। अगर मैं इस मास को उठा के नीचे की तरफ रखता हूँ तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी? d2y डैश अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू वाई डैश। इस इक्वेशन को बिल्कुल कंपेयर कर लिया, दिस इज एक्सेलरेशन, d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या है? ये एक्सेलरेशन है y एक्सिस में, और दिस इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू वाई डैश। तो अब ये जो इक्वेशन है मेरी इक्विलिब्रियम से डिफाइन हो गई, जिससे इक्विलिब्रियम के लिए होता है। तो मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से बोल सकता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग करी थी इस वाले पॉइंट से, लेकिन अब स्टार्टिंग से जब मैंने इस वाले पॉइंट से करी थी तो मेरी इक्वेशन इस तरह से बनी थी, लेकिन फिर मैंने इस इक्वेशन को कन्वर्ट किया इस फॉर्म में, और ये वाई डैश की फॉर्म में। और वाई डैश कहाँ से है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से अपना डिस्प्लेसमेंट है। ओके,
तो ये सब कुछ अगर मैं इक्विलिब्रियम से ले रहा हूँ तो सब कुछ अब वैसा ही हो गया जैसा हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटरी मोशन के अंदर हो रहा था। तो इसका मतलब वर्टिकल प्लेन के अंदर जो मोशन हो रहा है और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो मोशन हो रहा है, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हो गए। दोनों में कोई ऐसा बहुत बड़ा अंतर नहीं है। यहाँ पे जब मैं बात करता था हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो अपन लोग इस k बाई एम को ओमेगा स्क्वायर लिख देते थे, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k बाई एम आया करती थी। ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट k बाई एम हुआ जाया करता था, और ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी लिख देते हैं। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम अपॉन के का फॉर्मूला बनता था। आइए देखते हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। ओके, फॉर्मूला के भी अपन लोग अब एक बार छोटा सा कंपैरिजन करके देखते हैं। तो एक बार मैं इस पूरी कहानी को थोड़ा सा ऐसे आपको बताना चाहूंगा, बहुत मजा आने वाला है। मजे वाली बात क्या है, देखो मैं बताता हूँ। मजे वाली बात यह है कि स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, यहाँ कुछ नहीं लगाया था। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक मास लगा दिया था। फिर ये मास नीचे आया था और इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई थी। फिर ये थोड़ा और नीचे गया था और इधर का एक्सट्रीम आया होगा। फिर ये वापस जब ऊपर की तरफ जा रही होगी बॉल, तो फिर से इक्विलिब्रियम आया होगा, और फिर से ये आपका इस तरफ वाला एक्सट्रीम आ गया। फिर अगेन ये वापस नीचे की तरफ गई होगी, इक्विलिब्रियम आया होगा, और फिर अगेन ये और ज़्यादा नीचे की तरफ गई होगी और फिर एक्सट्रीम आया होगा। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाता हूँ, अगर इन सारे पॉइंट्स को मिलाया जाए, तो देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो ये यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यूँ होते हुए, यूँ होते हुए, यूँ होते हुए, यूँ ऐसे आए अपन लोग। अगर हम इस तरह से आए, और अगर इस तरफ मैं बोलता हूँ कि मैंने वाई एक्सिस लिया है और ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ऐसे मैंने इसका ग्राफ बनाया। और अगर ये ग्राफ बना तो देखो इस ग्राफ को कंपैरिजन करो आप, इस ग्राफ की जो शेप बन रही है, इस ग्राफ का जो फील आ रहा है, वो बताइए किस चीज का फील आ रहा है। बिल्कुल सही पहचाना, दिस इज अ ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। इधर मैंने वाई एक्सिस ली है, इधर मैंने टाइम लिया है, और वाई का जो इक्वेशन बना है ये आपका एम्पलीट्यूड बन गया मोशन का, और जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t बन गई। यही तो इक्वेशन होती है जब कोई एसएचएम करता हुआ पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से छूटता है। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन से छूटता है, तो जो उसका ग्राफ बनता है वो किसका बनता है, कॉस का बनता है। ओके, जो हमारी इक्वेशन है वो कॉस की इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन कॉस की है, तो अगर मैं इसके अंदर वेलोसिटी निकालता हूं, तो वेलोसिटी होती है dy बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो a और माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा। और अगर मैं इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करता हूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा d2y अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करो तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो जरा, ये जो ए कॉस ओमेगा टी है ये y के बराबर है। ओके, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये जो ए कॉस ओमेगा टी है इसे लिख दिया मैंने y। ओके, तो जब मैं एक्सेलेरेशन की इक्वेशन लिखूंगा तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो y आएगा हमारे पास में, ये सेम ऐसा रिलेशन को अब मैं यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे ये जो इसका कॉफिशिएंट है यही ओमेगा स्क्वायर है, तो इस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो k अपॉन एम है। ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम हो गया, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे तो रूट एम बाई के आ जाएगा। ओके जी, तो देखो सब कुछ वैसा का वैसा है, सब कुछ आप लोगों ने कंपैरिजन कर लिया। शुरुआत करी थी हम लोगों ने इस वाले पॉइंट से, फिर इक्विलिब्रियम के अंदर हमारी इक्वेशन को कन्वर्ट किया, और हमने देखा कि यार कैसे सब कुछ वैसा ही है जैसा हम लोगों ने वहां एसएचएम में पढ़ा था। तो ये पूरी कहानी आप तक पहुंची है, मुझे विश्वास है आप कल्पना कर पाए होंगे या सोच पाए होंगे कि कैसे, हाउ वर्टिकल सर्कुलर मोशन वैसा ही होता है जैसा कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है। ओके जी, थैंक यू सो मच।
और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी और भी कोई कन्फ्यूजन्स हो तो उनको दूर करने की कोशिश करूं। मैंने जो आपको समझाया है इसको सिर्फ मेरी बातों पे मत जाइए, आप खुद भी इन चीज़ों को सोचिए, इमेजिन कीजिए कि मैंने आपको कौन कौन सी बातें बताई हैं, किस किस तरह से चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश की है। थोड़ा सा आप अपना खुद का इनपुट डालिए, थोड़ा सा खुद अपने लेवल पे और चीज़ों को सोचिए, तो आप इनको इमेजिन करने लगेंगे। ओके, तो आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, कीप कनेक्ट।